वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियाँ आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हों। उम्मीद करते हैं कि आपका ईद का दिन बहुत अच्छा, बहुत प्लेजेंट, बहुत हंसते खेलते जो है वो गुजर रहा होगा। हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में हमें एक नए गेस्ट ने ज्वाइन किया है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे मेंटोर हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ लर्न किया, सो ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ इनका एक इंट्रोडक्शन जो है, आप इनको ऑब्वियसली एक बड़े मशहूर टीवी की, अगर टेलीविज़न की बात करें, उसकी स्क्रीन पर इनको 50 मिनट का जो शो था, 50 मिनट उस शो का नाम था, होस्ट के तौर पर देखते रहे होंगे। बड़ा मकबूल शो हुआ था वो अपने वक्त में। और इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी भी हैं, अब्दुल रऊफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल रऊफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, ऑनर टू हैव यू। और मैं ये कहूँ कि गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ईद मुबारक, बिल्कुल खुश। ठीक। अच्छा सर, नॉर्मली अच्छा हम बाकी गेस्ट से तो काफ़ी बात कर चुके हैं, आप बताएं नॉर्मली ईद पर आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? क्योंकि मोस्टली जो मीडिया के लोग होते हैं उनको काफ़ी टाइम जो है अपना ईद वाले दिन भी वो अपने दफ्तरों में जो है स्पेंड करना पड़ता है, वहाँ की ड्यूटीज़ को भी देखना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितना टाइम फैमिली को, बेगम को दे पाते हैं, या इसके साथ साथ दफ्तर में आपकी क्या मसरूफियत होती है, सो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? दफ्तर में तो ईद के दिन हमारी मसरूफियत, जो मैं जिस चीज़ को देख रहा हूँ वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसकी वजह यह है कि मैं इस वक्त एक रिसर्च डिवीज़न को हेड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम काम अपना पूरा कर लेते हैं। लेकिन ईद के फ़ौरन बाद एक रश पड़ेगा, मुझे पता है काम का, और वो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रश होगा। ईद के दिन ज़ाहिर है नमाज़ पढ़नी है, मतलब वो एक लाजमी चीज़ है। और मेरे साथ जो ज़िंदगी में एक चीज़ है वो ये है कि बुज़ुर्गों के लिए, अपने बेटे के लिए कब्रिस्तान जाना है, दुआ मांगनी है जाके, वो एक लाजमी जुज़्व है। और फिर बीवी के साथ रिश्तेदारों को मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, जो अपने यहाँ पे प्यारे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। सो नॉर्मली ये आपकी मसरूफियत होती है? ये नॉर्मली यही मसरूफियत। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अगर हम ये बात करें नॉर्मली ईद डेज़ की, और हम अभी हमीन साहब भी थे तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जी इनका एक बड़ा मुनफरद सा अंदाज है और इसको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं लोगों ने। अमीन हफीज साहब थे, कह रही है रहमा, अमीन हफीज साहब थे। बाबा अमीन हफीज साहब हैं, नहीं मतलब अमीन हफीज साहब हैं, मौजूद हैं। और नहीं सर, पिछले सेगमेंट में जब थे, अच्छा उस हवाले से कह रही थी। नहीं वो बड़ा किसी ने बनाया, और वो भी अब्दुल रऊफ साहब की मौजूदगी में हमारे उस्ताद हैं, हमने इनसे सीखा है। हमें रिपोर्टर बनाने में अब्दुल रऊफ साहब का जो रोल है वो, अच्छा ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे रोल, वो वक्त आपका, क्योंकि आप लोगों ने एक इदारे में बड़ा टाइम जो है वो साथ इकट्ठे गुजारा हुआ है। और हर कोई, मतलब जो भी अब्दुल रऊफ साहब के साथ मुझे भी एक शो करने का मौका मिला तो वो मेरी एक ब्लेसिंग थी। मैंने बहुत कुछ उस टाइम पे लर्न किया इनसे, काफ़ी कुछ। तो आप मतलब आपने कहा कि रिपोर्टर बनाने में, कॉरेस्पॉन्डेंट बनाने में रऊफ साहब का बहुत हाथ है। वो किस तरीके से वो टाइम आपका गुजरा और किस तरीके से इन्होंने आपके स्किल्स को मज़ीद इन्हांस किया? देखिए जी, हम अखबार की दुनिया में काम कर रहे थे, जंग अखबार में। तो जंग अखबार में ही उन्होंने जियो टीवी लेकर आए, और उस वक्त लाए जब कोई टीवी की बात ही नहीं करता था, जब सिर्फ एक पीटीवी होता था, शाम 5 बजे आता था और 10 बजे वो बंद हो जाता था। तो रऊफ साहब माशाल्लाह इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इन्होंने बहुत एजुकेशन हासिल की, और फिर इन्होंने मीर शकील उर रहमान साहब को ये आइडिया दिया कि आप एक टीवी लाएं जो राउंड दी क्लॉक 24 घंटे चले, जो तसव्वुर भी नहीं था। और हम लोग, सर का आइडिया था? जी, फिर इन्होंने वो टीवी लॉन्च किया। लेकिन ये तो मुझे पता ही नहीं था कि इट वाज योर आइडिया। बुनियादी जो 3 लोग थे जियो टीवी के, उसमें से एक मैं था। अजहर अब्बास साहब भी और रऊफ साहब भी और मीर इब्राहिम साहब जो शकील साहब के फर्जंद हैं, ये इन्होंने मिल के एक टीवी लॉन्च किया जिसका नाम जियो टीवी था। तो हम अखबार में काम कर रहे थे, तो रऊफ साहब ने और अजहर अब्बास साहब ने हमें उठाया और कहा कि आप ना अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम करेंगे, और आपका जो बूथा है ना मुखरा वो अब टीवी पे आया करेगा। अब ये नहीं होगा कि लाहौर ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सक्लूसिव खबर की सूरत में अमीन हफीज, या आपका जो कोड वर्ड है वो लिखेंगे, नहीं, अब आप टीवी स्क्रीन पे काम करेंगे। तो इन्होंने हमें, जो मीर शकील उर रहमान साहब की क़यादत में ट्रेनिंग दी, और वो ट्रेनिंग इंटरनेशनल कोई एक अंग्रेज़ों की टीम है जो टीवी लॉन्च करती है पूरी दुनिया में। तो रऊफ साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उस टीम की सरपरस्ती की, लोगों को ट्रेंड किया। पाकिस्तान में पहली दफ़ा
जो जर्नलिस्ट थे उनको टीवी स्क्रीन के लिए ट्रेंड किया अच्छा गया। वैसे वो आपके लिए कितना मुनफरद तजर्बा था कि आप पहले अखबार के लिए रिपोर्टिंग करते थे, फिर एकदम टीवी पर आना। सब लोग जो इस मरहले से गुजरते हैं, पहली दफ़ा ऑन एयर होना, पहली दफ़ा टीवी पर आना, थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, थोड़े डरे भी होते हैं, एक फियर होता है स्क्रीन का। वो चीज़ें आपने वैसे अमीन साहब फेस की? नहीं, हमने वो जो अंग्रेजी में अंग्रेज लेक्चर देते थे ना, उससे हम ज़रा परेशान थे क्योंकि उनका जो एक्सेंट था ना वो हमें पढ़ाने का वो बहुत हाई प्रोफाइल था। तो अभी जाहिर है ये तो नहीं कि हमें इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन ऑब्वियसली उसको तो इतनी तेजी वो में हमें बोलते ये उसको लगा था कि understand पता नहीं कौन सी दुनिया में हमें प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक में ले जा रहे हैं। तो बड़े डरे हुए थे। तो जो लोग सिलेक्ट थे वो तजब्जुब का ऐसे ही जैसे दुल्हन नहीं होती, अम्मी अब्बू के घर से निकल रही होती है दुल्हन बन के, उनके घर जा रही होती है, इधर से बिछड़ने का थोड़ा सा वो होता है, उधर से जाने की खुशी होती है, वो जो दुल्हन का तजब्जुब होता है ना, उस वक्त हमारे जो लोग थे जो प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक में ट्रेनिंग ले रहे थे कराची में, तो उनको वो तजब्जुब था। हमें नहीं पता लग रहा था कि अब हम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएंगे हमें कोई बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा, हमारी वहाँ बहुत अच्छी तरह होगी नहीं होगी, हमें कोई इज्जत की निगाह से देखे। हमारे इधर से लाहौर में जो रिपोर्टर थे सिलेक्ट नहीं हुए थे टीवी के लिए, वो हमें फ़ोन करके रोज़ डराते थे, अमीन हफीज़ तुम्हारा तो नाम अब नीचे ना जंग अखबार से काट दिया गया है। अच्छा। तो अब मतलब उस वक्त हम जंग अखबार में रिपोर्टर होते थे तो अपने वो एक बहुत बड़ी बात फन्ने हाँ समझते थे कि हम बहुत बड़े एक अशाती अदारे के रिपोर्टर हैं और अब हम टीवी में चले जाएंगे। उस वक्त टीवी का कॉन्सेप्ट तो पीटीवी था। हमने कहा हमें किसने लिफ्ट करानी है, कौन हमें पूछेगा। लेकिन रऊफ साहब और अजहर अब्बास साहब हमें बात कहा करते थे कि एक वक्त आएगा कि आपकी मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, प्रिंट वाले पीछे रह जाएंगे। और वो वही हुआ। और आज देखें प्रिंट अखबार के जो जर्नलिस्ट हैं, मैं नहीं कहता कि मालकान तो खैर सारे एक जैसे होते हैं, उधर आज भी प्रिंट में किसी की 1 लाख से ऊपर, आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, रिपोर्टरों की, कैमरामैन की 1 लाख से ऊपर तनख्वाही है। जो टीवी के हैं वो माशाल्लाह लाखों में खेल रहे हैं और फिर ऑब्वियसली उनकी मांग और उनका एक्सपोजर जो है एक फर्क का एक्सपोजर है। उस्तादों के उस्ताद हैं अब्दुल अमीन का जो स्टाइल था ना, वो बड़ा मैनेजमेंट को पसंद आता था। अच्छा, वो शुरू से यही इनका स्टाइल था या बाद में आहिस्ता-आहिस्ता अडॉप्ट किया? बल्कि मतलब ये खुद ही सुनाएंगे उसको कि एक वाकया ऐसा हुआ कि जिसने हंस के बुरा हाल हो गया सारों का। अच्छा। और वो चूंकि अमीन का लाहौरी स्टाइल है ना, तो चौड़ी नहीं बोलते, चोरी बोलते तो लाहौर की सड़कें चौड़ी हो रही थी। अमीन ने रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट में कराची में चोरी हो गई। क्या वो अमीन साहब जरा वैसे अगर आपको याद साहब ने देखने ऐसी मजे की बातें छोड़ दी, मेरा बचपन लड़कपन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है वो याद करा दिया है। आपको पता है मैं लाहौर में रहा हूँ, लाहौर में पला हूँ, मैं रे नहीं बोल सकता, मतलब मैं ये नहीं कह सकता। ये थोड़ा सा कभी प्रॉब्लम वो होता है ना कि करे ते चिरी बैठी, चिरी नू रोरा मारिया, चिरी फुर करके उड़ गई। मतलब ये सारा मैं बोलता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं मैं रे गलत बोलता हूँ, लेकिन रऊफ साहब जानते हैं कि मैं सही बोलता हूँ। वो ऐसा हुआ था कि चौधरी परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक सहाफ़ियों को, उनको बड़ा शौक था, सहाफ़ियों के साथ गेट टुगेदर करते थे अक्सर, तो वहाँ ये सारे लोग मौजूद थे। तो चौधरी परवेज इलाही साहब को हमारे ब्यूरो चीफ ने कहा कि अमीन हफीज़ आपको रिपोर्ट करता है, बताएं ये बिल्कुल ठीक जा रहा है ना रिपोर्टर। चौधरी साहब ने कहा कि नहीं यार ये अमीन हफीज़ मुझे पसंद नहीं है, इसको बदलो, यहाँ से कोई और रिपोर्टर दो। तो उन्होंने कहा कि अमीन हफीज़ सर बहुत अच्छा काम करता है, दिन रात आपकी इज्जत बना रहा है। हाँ। कहता है नहीं यार देखो वो मैं पूरे पंजाब की सड़कों पे अरबों रुपए लगा के सड़कें खुली कर रहा हूँ, और अमीन भी टीवी पे आके कह रहा है कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जो पंजाब की सड़कें हैं उनको चोरी कर रहा है। कहता भाई मैं चोरी नहीं कर रहा मैं उनको खुला कर रहा हूँ, और ये आगे कह रही वजीर आला पंजाब सड़कें चोरी कर रहे हैं। लेकिन ये देखे वो आपका वो काम किया हुआ या जो आपकी तब की वो चीजें थी वो अभी तक लोगों को याद। सबसे जो मजेदार मशहूर जमाना रऊफ साहब जो वाकया अमीन साहब का गोरा घोड़ा, वो तो अमीन साहब सुनाए, वो अभी तक 10 दफा हम सुनते हैं, अभी तक उसकी तिश्नगी बाकी रहती है। बिल्कुल अमीन साहब वो देखिए जी, मैं जाहिर रिपोर्टर तो हर वक्त आँख कान अपने खुले रखता है। तो हमारा जो प्रेस क्लब है उसके पास ही मतलब शिमला पहाड़ी पे हमने आके देखा, तो वो गोरा जो था वो मरा पड़ा था। तो मैंने फौरन दफ्तर बताया, मैं क्या इस तरह बड़ा रश हो गया है, ट्रैफिक जाम हो गई है, तो मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट मसरूफ ये चौक है, और वो बिल्कुल अमेरिकन सेंटर के बाहर, आपको पता है वो शिमला पहाड़ी जो है, तो मैं क्या गोरा मर गया अमेरिकन सेंटर के बाहर ना।
तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वो एकदम फ़ौरन एंकर ने वो हेड ऑफिस बताया, हेड ऑफिस ने मुझे लाइन पे लिया और उन्होंने कहा ये अभी तक हमारे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि एक घोड़ा जो है वो फोत हो गया है और लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं। तो हमारे रिपोर्टर अमीन हफीज़ वहाँ मौजूद है। जी अमीन बताइए क्या सूरत हाल है? मैं कहा जी बिल्कुल यहाँ पर ये शिमला पारी अमेरिकन सेंटर के बाहर जो घोड़ा है वो फोत हो गया है और उसका बहुत ज़्यादा रश हुआ है, सड़क जाम हो गई है। उन्होंने कहा जी अमीन साहब ये बताइए कि ये घोड़े का ताल्लुक किस मुल्क से है? मैं कहा किस मुल्क से, क्या मतलब? भी घोड़ा है, घोड़ा मर गया है। कहते नहीं हम आपसे पूछ रहे हैं उसका ताल्लुक किस मुल्क से है। और मैं कहा नहीं भाई ये घोड़ा हॉर्स ये वो मर गया है। तो घोड़ा समझ रहे थे। अच्छा तो ये तो मैं वो घोड़ा फिर ऑन एयर उन्होंने एंकर्स ने कैसे कवर किया? तो वो बस कर दिया ना, वो कहते हैं जी ओ अमीन साहब ये बता रहे थे। अच्छा वो घोड़ा मर गया, घोड़ा मर गया। साथ ही उन्होंने बहुत शुक्रिया कहा कि फोन अच्छा रऊफ साहब मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, काफ़ी अर्सा पहले मतलब अगर हम 50 मिनट शो की बात करें उसमें लर्निंग के लिए लोगों के लिए बहुत कुछ होता था, यूथ उसमें इंगेज भी होते थे, फिर जो यूथ देखते थे और ऑब्वियसली उनके लिए एक बड़ा नॉलेज वाला एक प्रोग्राम जो था। अब हम इस किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं वो लैक करते हैं, हमें इस किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर नज़र नहीं आते। आपने बड़ा अच्छे से उसको लेकर चले, फिर वो एक बड़ा टॉप प्रोग्राम्स की लिस्ट में 50 मिनट रहा। आपको क्या लगता है आप जो है मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स इस तरह के नॉलेज वाले प्रोग्राम्स पर क्यों काम नहीं करे? क्या अवाम नहीं देखना चाहते? उस वक्त के लोग सीखना चाहते थे, पसंद करते थे ऐसे प्रोग्राम्स को? क्या वजह क्या है कि हम जो है इस किस्म के प्रोग्राम्स में बहुत पीछे रह गए हैं? हमारे यहाँ पे कॉमेडी या सियासत ये दो चीज़ें हैं जिनको बहुत पसंद किया जाता है। मेरे ख्याल में बुनियादी वजह ये है कि क्राइटेरिया ये बन गया कमाई। जो टेलीविज़न चैनल से उनकी मैनेजमेंट जब से सेल्स एंड मार्केटिंग के लोगों के हाथ में आई है उस वक्त से उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि जी रेटिंग आएगी, रेटिंग के साथ पैसा आएगा तो फिर हम ये करेंगे। हालांकि इस तरह के प्रोग्राम भी जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। आपको हर प्रोग्राम ज़रूरी नहीं कि वो पैसे ही कमा के दे। हालांकि उस वक्त जिस वक्त हम करते थे उस वक्त रेटिंग का तसव्वुर मुख्तलिफ था। अवाम जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर पसंद करते थे या वो अवाम देखते थे जो रिमोट उनके हाथ में था, जो पढ़े लिखे लोग थे। ये बिल्कुल ऐसे ही जवाब है या सवाल है कि जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने इतने शानदार ड्रामे बनाए, अब क्या हो गया? हाँ। तो वही बात है कि उस वक्त टेलीविज़न गिनती के चंद लोगों के घरों में होता था, वो पढ़े लिखे लोग थे। और चैनल्स भी बहुत महदूद, चैनल्स तो एक ही था, मतलब उस ज़माने में जब पीटीवी था तो वो जब से रिमोट आया है ना ज़रा कम पढ़े लिखे आदमी के हाथ में। और या मतलब ये कि वो जो थका टूटा आया उसका बस अब ये है कि मैं एंटरटेनमेंट देखूं। अब तो आप ये देखो कि इवन जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी भी रेटिंग नीचे जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अब तो सोशल मीडिया और फिर वहाँ पर खबरें, लोग जो हैं हमारे यहाँ पर स्पाइसी किस्म का कंटेंट जो है वो देखना पसंद करते हैं। सो बहुत सी चीज़ों का लिहाज और ख्याल जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में एक ये भी रीज़न है। लेकिन यस, वो मेरे ख्याल में जिस वक्त की आप बात करें और अब इस तरह के शोज़ ना बनना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास चॉइस बहुत ज़्यादा है और उनके मिजाज भी बदल गए हैं। अब फ़र्क बहुत है। मतलब एक तो ये है कि हमारे यहाँ अगर सोसाइटी को देखा जाए कि सोसाइटी में लिटरेट लोग कितने हैं या ऐसे लोग कितने हैं कि जिनका ताल्लुक़ अदब से हो, शायरी से हो, खूबसूरत चीज़ों से हो, तो बहुत तादाद कम है। बिल्कुल। यानी वो गारी सलाउद्दीन हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान में न्यू दिल्ली जो है शहर, उसके अंदर जो किताबें बिकती हैं वो पूरे पाकिस्तान से बिकने वाली किताबों से ज़्यादा हैं। जिस मुल्क में किताब ही ना ख़रीदी जाती हो, पढ़ता ही कोई ना हो, तो वहाँ अब संजीदा बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर आप संजीदा बात करें तो वो जो एक रेटिंग का प्रेशर होता है ना कि एंकर ने रेटिंग लेनी है या किसी प्रोग्रामिंग टीम के लिए इस प्रोग्राम की रेटिंग लाना, तो वो फिर मेरे ख्याल में अब रेटिंग नहीं आती। अच्छा, वो वैसे जब आप उस वक्त की बात करें तब रेटिंग का मयार बहुत फ़र्क होता था, तब रेटिंग का क्या मयार होता था? मेरे ख्याल में ये वाली रेटिंग नहीं थी। वो तब किस चैनल की पॉपुलैरिटी जो है उसको गेज किया जाता था। एक तो वैसे ही जिस वक्त हम कर रहे थे, अब मैंने जो 50 मिनट शुरू किया वो 2002 में शुरू किया, तो उस वक्त तो पीटीवी के अलावा और चैनल ही कोई नहीं था। एक प्राइवेट चैनल आया
उस प्राइवेट चैनल ने एक आवाम को कुछ और दिखाया। यानी पीटीवी जो है उसके बारे में मैं कहता हूँ एक कि पीटीवी एक लिहाज से देखा जाए तो ड्रामा तो था उनका, लेकिन वैसे वो मुनाफकत का गढ़ था। मुनाफकत का गढ़ मैं इसलिए कहता हूँ उसको कि वो टीवी क्या होगा कि जो भुट्टो के ज़माने में सोशलिस्ट हो गया, ज़ियाउल-हक के ज़माने में दोबारा इस्लाम पसंद हो गया, बिल्कुल, वो जिसकी हुकूमत आती रही उसके मुताबिक उसने उसको नज़रियात तब्दील होते रहे। और वो आवाम को भी जब कोई बहुत ऑथेंटिक चीज़ देखनी होती थी, यानी खबरें देखनी होती थी, तो वो बीबीसी लगाया करते थे। वो बाहर के मुल्कों को, अगर हम स्टेट टीवी की बात करें तो वो चीज़ें आज भी वहाँ पर ऐसी हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा अब लोग ऑब्वियसली मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, सो अब आवाम के पास जब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, सो फौरी तौर पर अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, आप चेंज कर लें। अभी जो रऊफ साहब ने लिटरेचर की बात की ना, किताबों की, वो अदीब आए ना यहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर किताबें सड़कों पर बिक रही हैं, सड़कों पे फुटपाथ पे पड़ी हैं, और शोकेस के अंदर जूते पड़े हैं, आप जाएं मॉल्स के अंदर जाएं, बिल्कुल ऐसे ही तो है। उसने कहा कि इसको देख के लगता है इस कौम को किताबों से ज़्यादा जूतों की ज़रूरत है, और वो जहाँ पे अदब का ये हाल हो, इतनी महंगी महंगी नायाब किताबें पड़ी होती हैं और वो फुटपाथ पे रुल रही होती हैं, और लोग बाहर से आते हैं, वो किताबें उनको यहाँ से आके मिलती हैं, यहाँ से आके मिलती हैं। आप ये देखो ना कि चलो आप संजीदा किताब नहीं पढ़ना चाहते तो यार मुश्ताक अहमद यूसी टाइप की मज़ाहिया किताबें पढ़ लो, मज़ाक को एंजॉय करो। आप यूसी साहब जो हैं उनसे अदब भी सीखेंगे, उनसे मज़ा भी सीखेंगे, कल्चर भी सीखेंगे, मज़ा भी सीखेंगे। हमारे बेशुमार मज़ा निगार ऐसे हैं कि जिन्होंने कॉपी करके यूसुफ साहब को अपना बड़ा नाम बनाया है। लेकिन सर देखिए अब क्योंकि डिजिटल दौर है तो लोग जो है अगर किताब कुछ पढ़ना भी हो ना तो दे प्रेफर देयर सेल फोन्स, कि हम मोबाइल पे कोई पीडीएफ फाइल और वो जाके पढ़ लें, यानी वो किताब को जो हाथ में पकड़ने का और किताब पढ़ने का वो जो एसेंस था वो अब वो चीज़ें वो उस तरह से नहीं है। अच्छा जुनैद, आप अभी हम एक पिछले सेगमेंट पे आपने गाना गाया मेरे रश्क के कमर, जो कि बहुत एक फेमस गाना है, वो लोगों में उसको बहुत पसंद किया गया और पाकिस्तान की तारीख का दूसरा मशहूर पॉपुलर सॉन्ग बना। किस प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा पज़िराई मिली एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट कि उसको इतना लोगों ने पसंद किया? आर्टिस्ट बनना पाकिस्तान में एक मुश्किल काम है और उसकी वजह यह है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, और जब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो रास्ता उतना ही दुश्वार हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही था, मुझे तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में, और मैं एज अ म्यूजिशियन भी एज अ वोकलिस्ट भी काम करता हूँ। तो प्लेटफॉर्म तो मेरे पास बिल्कुल नहीं था और जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने आप को पुश करके आगे आ जाता। सो ये एक मुसलसल हिट करने का नाम है। आर्टिस्ट कोई भी वो बंदा आर्टिस्ट आगे नहीं जा सकता जो मुसलसल काम नहीं करता। बिल्कुल। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी जनरेट करना अपने टैलेंट के बलबूते पे, वो एक बड़ा बहुत ही मैं समझता हूँ बहादुरी का काम है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो मैंने काफ़ी साल स्ट्रगल किया, मैं अपने आप को निखारता भी रहा, सीखता भी रहा। फिर ऑल ऑफ अ सडन कोई मेरा गाना इतना हिट नहीं हुआ। फिर 2016 में एक गाना मैंने किया जिसका टाइटल था मेरे रश्क के कमर। ये सब जानते हैं कि नुसरत साहब की एक कवाली थी, लेकिन एक जगह पे लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि मैंने इस गाने का रीमेक किया था, मैंने कवर नहीं किया था। वो ऐसे कि इस गाने का जो म्यूज़िक है वो सारी मेरी अपने दिमाग की तखलीक है, वो मैंने कॉपी नहीं किया। आपकी अपनी क्रिएटिविटी? जी, मेरी अपनी क्रिएटिविटी थी, और एक कवाली को गाने की शक्ल मैंने दी। वो मैंने एक नेशनल एक टेलीविज़न चैनल है वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया। मेरे पास इतने वसाइल भी नहीं थे कि मैं उस गाने की वीडियो बना सकता। तो वो जब मैंने चैनल पे गाना गाया, इसी तरह मुझे इनवाइट किया था उन्होंने, तो वो मैंने गाना अपलोड किया यूट्यूब पे, तो उसके बाद एक तूफ़ान आ गया उस गाने का, और वो लोगों ने बहुत पसंद किया उसका जो रीमेक था। उसका रीमेक था, और उस गाने की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई कि उसको इंडिया ने भी कैच किया उस गाने को, जिसका वर्जन जो है राहत साहब ने गाया था। उससे पहले मेरी वजह से वो गाना जो है पॉपुलर हुआ था। उसके बाद फिर ये गाना हिंदुस्तान के बड़े अवार्ड शोज़ में भी प्ले हुआ, जहाँ पे बड़े बड़े एक्टर्स ने उस पर परफॉर्म किया। और अभी हाल ही में एक विकिपीडिया पे एक आर्टिकल दिसंबर 2023 में एक आर्टिकल छपा है, जिसके अंदर उन्होंने ये मेंशन किया है कि पाकिस्तान की तारीख के जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, लिस्ट ऑफ फेमस सॉन्ग्स ऑफ पाकिस्तानी आर्टिस्ट, उसमें पहले नंबर पे राहत साहब का एक गाना है ज़रूरी था, और दूसरे नंबर पे मेरा गाना है मेरे रश्क के कमर, जिसके एक्टिवली
800 मिलियन व्यूज़ हैं बगैर किसी की सपोर्ट के, बगैर वीडियो के, बगैर किसी भी चीज़ के। जबरदस्त। अगर सोचें अगर उसको थोड़ी सी सपोर्ट होती, उसकी वीडियो में कोई अच्छा अदाकार होता तो वो गाना किधर वो से किधर और जाता। कितना ज़्यादा जाता। लेकिन आपको नहीं लगता कि उसने आपको एक किस्म की सपोर्ट मजीद दी, आपके काम को मजीद बिल्कुल आसान किया? सपोर्ट वो दी। नेचुरली अल्लाह ताला रास्ते बनाता है ना, तो वो बिल्कुल। आपके लिए वो गाना हिट हुआ, 8 मिलियंस को क्रॉस किया। हाँ जी। सो अब आपके लिए चीज़ें शायद कंपैरेटिवली ईजी हो गई हो। हाँ लेकिन जी। आपको नहीं लगता अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया ने बहुत से लोगों को बहुत सा प्लेटफॉर्म भी दिया है, टिकटॉक की सूरत में, फेसबुक की सूरत में। पहले आपने अपना नाम किसी और तरीके से बनाना होता था। अगर अब आपको कोई बड़ा चैनल या कहीं से अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलती, तो आपके खुद के पास यूट्यूब की सूरत में, फेसबुक की सूरत में, टिकटॉक की सूरत में यू हैव गॉट मल्टीपल प्लेटफॉर्म। अच्छा, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया। सोशल मीडिया एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ भी है कि वो कभी कभार आपसे क्रेडिट भी छीन सकता है। अब हुआ ये कि जब मेरे रश्क कमर गाना आया, उसको किसी ने गलत नाम से पोस्ट कर दिया भारत के किसी गुलकार से, मींस कि मेरा तो क्रेडिट जाता रहा। फिर उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा फ़ाइट आउट किया, कानूनी चारागोई की कि क्रेडिट इस गाने का मुझे दिया जाए। अदरवाइज़ कभी कभी सोशल मीडिया जो आपके क्रेडिट को खा भी जाता है, क्योंकि इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। मिसयूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको भी मैंने सफ़र किया। लेकिन यह है कि जो बात आपने की है कि उसके बाद मुझे हौसला बहुत ज़्यादा मिला कि मैं एक ऐसा मोटिवेशन भी मिलती है ना मिली इंसान को कि मेरे हाथों से इतना बड़ा हिट गाना बना है, तो इंशाल्लाह आगे भी मैं ऐसे ही काम कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स दोबारा लेंगे, दोबारा आपको देने पड़ेंगे क्योंकि अब हम अब तक है ना आपके साथ, ठीक है? और फिर उसके बाद इसका गाना और फिर ये सेगमेंट पॉइंट तक, ठीक है? तो यहीं से कंटिन्यू करूँ। अच्छा अमीन साहब, आपसे आपको हमने अलविदा कहना है इस सेगमेंट में, लेकिन मैं आपसे जाते जाते कोई पैगाम हमारे ऑडियंस के लिए अगर आप शेयर करना चाहें तो। देखिए जी, आज ईद का दिन है और आपने हमें बुलाया है और ये बड़ा आपस में ये हम मुसलमानों का ये बहुत खुशियों भरा त्यौहार है, जो सुबह नमाज फजर के बाद आप अपने बड़े बुज़ुर्गों के, जैसे रऊफ साहब ने बताया, आप कब्रिस्तान में जाते हैं, उनको याद करते हैं, फिर उसके बाद मीठी मीठी सोइयाँ खाते हैं, हाय हाय हाय, ऊपर दूध, उसके ऊपर मलाई और बादामों वाली खीर, ये सारी चीज़ों से आप स्टार्ट लेते हैं। फिर अगर आप बड़े बुजुर्ग हो गए हैं तो आप बच्चों में ईदी बांटते हैं, आप छोटे हैं तो बड़ों से ईदी लेते हैं, और फिर कतलम्मे, दही बल्ले, फ्रूट चाट, और वो फिर कोल्ड ड्रिंक, और फिर झूले, और ये फिर सारे जितने भी ये इंजॉयमेंट है, आप फैमिली के साथ जाते हैं, फैमिली आपकी तरफ आती है। ये हम मुसलमानों का ये बड़ा खूबसूरत त्यौहार है। और जैसे आज आपने साड़ी पहनी हुई है, क्या ज़बरदस्त, देखो ना, बेटियों का बनना संवरना ये उनका राइट है। बिल्कुल ऐसे तो ही ऐसे ही ईद पे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, बच्चे भी ऐनक पहनते हैं काले रंग की, हाथ में कतलम्मा पकड़ा हुआ है, अम्मी के लिए लेके आ रहे हैं, और उस वक्त तक घर वापस नहीं आते जब तक ईदी के पैसे खत्म नहीं हो जाते। तो यही आज सेलिब्रेट करने का दिन, मैसेज यही है कि हंसें, खेलें, सबको मिलें, सबको गले लगाएं और खुशियां बांटें। बस इतनी सी जिंदगी है, कोई पता नहीं कब इसका चिराग गुल हो जाना है। जब तक आप हैं, आप खुशियां बिखेरते रहें और खुद भी एंजॉय लोगों के, जैसे अमीन हफीज भी अपनी जर्नलिज्म में भी किसी का ब्लड प्रेशर शूट नहीं होने देता, बल्कि उसको रिलैक्स करता हूँ, इंजॉय कराता हूँ, खुद खुश होता हूँ, लोगों को खुश करता हूँ। प्यारा खूबसूरत जो हमारा पाकिस्तान है, उसको और खूबसूरत पॉजिटिव अंदाज में अपने मुल्क में और दुनिया को दिखाता हूँ कि हमारा वतन बहुत प्यारा है। और आप यहाँ आए, इधर टूरिज्म को फरोग दें, इधर सब कुछ है, इधर आर्ट है, कल्चर है, मौसीकी है। मैं कहता हूँ माँ बच्चे को नहीं संभालती, खूबसूरत सरसब्ज़ शदाब पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक हो गया। और खुशियाँ जो हैं वो खुद भी सेलिब्रेट करें, उनसे खुद भी लुत्फ़ अंदोज़, और खुशियाँ जो हैं वो बांटते भी जाएं, बांटते रहें। इनफैक्ट थैंक यू सो मच अमीन हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अब की अगर मैं एंकर्स को देखूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है रेटिंग्स का, और अगर रेटिंग किसी भी एंकर की नहीं आ रही होती, सो उसका मतलब उसके लिए पहले तो उसको डेडलाइन दी जाती है, तब तक आप चीज़ों को ठीक कर लें, और उसके बाद जो है फिर ऑब्वियसली अल्टीमेटली शो जो है उसको बंद कर दिया जाता है। हालांकि
میرے خیال میں ایک چینل کی اپنی ریٹنگ بھی ہوتی ہے, میٹر کرتی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ دا اینکر اونلی, اور بھی چیزیں بہت زیادہ فیکٹرز جو ہیں وہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. بینگ ہوسٹ, آپ پر کبھی کوئی ایسا پریشر رہا اس وقت, حالانکہ تب بھی ریٹنگ کا کرائٹیریا تھا لیکن ایک فرق تھا, تو اب کے اینکرز اور تب کے اینکرز کتنا پریشر آپ دیکھتے ہیں کہ اینکرز ریٹنگ کے پریشر میں آ جاتے ہیں, آنا پڑتا ہے؟ ہاں میرے خیال میں اب بہت زیادہ ہے, اس وقت اتنا نہیں تھا. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس چینل سے ہم وابستہ تھے وہ نمبر 1 پہ تھا. اچھا, اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس چینل کے اوپر نمبر 1 جو ہے وہ اپنی ریٹنگ کی وجہ سے آپ کچھ بھی پیش کر دو, یعنی میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بریکنگ نیوز آ رہی ہو نہ آ رہی ہو, پھسا پروگرام ہو اچھا ہو نہ ہو, ان کی ریٹنگ نمبر 1 پہ ہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کامران خان بہت شاندار شو کرتے تھے, بالکل ٹھیک, نمبر 1 چینل کے اوپر نمبر 1 ریٹنگ لے کے آ رہے ہوتے تھے. کامران خان وہاں سے چھوڑ کے کسی اور چینل پہ چلے گئے, ان کی ریٹنگ ابھی بھی نمبر 1 ہی ہے, نہیں with different anchor اس چینل کی. ہاں انہوں نے اپنی ریٹنگ کو مینٹین کیا ہے, اینکر بدل گیا. تو میرے خیال میں یہ چینل کو اپنی ریٹنگ امپروو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس کے لیے ملٹیپل اسٹریٹجیز ہیں. جو جس چینل سے ہم وابستہ تھے اس نے صرف یہ نہیں کیا کہ پروگرام بہتر کیے, ان میں ویرائٹی لے کے آئے, اس کے ساتھ ان کے یہاں اور بھی بہت کچھ تھا. ایک کیمپیننگ اسٹریٹجی بنائی گئی, ایشوز اٹھائے گئے عوامی ایسے مسائل کے اوپر, ان ایشوز کو لے کے جس وقت وہ کوئی مہینہ فرض کیا کسی ایشو کا ہوتا تھا, اس وقت اس ایشو کے اوپر ساری پروگرامنگ وہی ہوتی تھی, ساری رپورٹس خاص طور پہ مین ہیڈ لائنز کے بعد اس طرف کو لے کے چلتی تھی. تو یہ بنیادی فرق ہے ایک بہت زیادہ. میں اس کی مثال دیتا ہوں, جیسے حدود آرڈیننس کے اوپر ایک ڈیبیٹ شروع کی اس چینل نے, ٹھیک ہے, اور اس کو یہاں تک کہ اس گفتگو کو پارلیمنٹ تک پہنچا دیا, اور پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہو گئی. تو آپ یہ دیکھو کہ ایک چھوٹی سی پروگرامنگ کی رپورٹ سے لے کے, یا مطلب چھوٹے چھوٹے چنکس لے کے, چھوٹی چھوٹی رپورٹس لے کے پروگرامنگ میں لا کے اس کو پارلیمنٹ تک لے جانا, اور اس کو پھر پارلیمنٹ سے منظور کروانا. ایک اس میں ایک چینل کا کردار تھا, یعنی کہ ان ڈسکشنز کو اس انداز میں ان پر ڈسکشنز ہوئیں اس ٹاپک پر کہ وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ پارلیمنٹ تک جا پہنچا. لیکن جہاں پر دیکھیں آپ, ویسے تو میں وجاہت سے بھی پوچھنا چاہوں گی, وجاہت مجھے لگتا ہے ہم سب پر, آپ پر بھی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشر جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے ریٹنگ کا, اور اس کی وجہ سے ایٹ ٹائمز انسان اتنا اسٹریسڈ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ وہ جب آپ کام کر بھی رہے ہوتے ہو سم ہاؤ آپ کی کریٹیوٹی, آپ کی پروڈکٹیوٹی اس طرح سے نہیں ہو سک رہی ہوتی, صرف اس پریشر کی وجہ سے. آپ کو نہیں لگتا کہ اب اینکرز پہ بہت دباؤ ہوتا ہے؟ اچھا, ہم تو جب سے اپنی پروگرامنگ میں آئے ہیں, راؤف صاحب نے جس طرح پہلے بتایا پہلے بھی دباؤ تھا, لیکن جب سے ہم لوگ آئے ہیں تو یہ دباؤ دن بہ دن بڑھتا ہی نظر آتا ہے. آپ 4 دن اچھا پروگرام کریں, اس کی شاید وہ تحسین نہیں ہوتی, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ سے توقع کریں, دس از پارٹ آف یور جاب. اگر ایک دن پروگرام کی ریٹنگ کم ہوئی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں اس ریٹنگ کی وجہ, اب ایک اینکر تو اس کی کارکردگی میں اس کا ٹھیک ہے وائٹل رول ہوتا ہے, لیکن بہت سے فیکٹرز اس کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں. کانٹینٹ کاؤنٹ کرتا ہے, آپ کے چینل کی اپنی اس کی آپ کی پالیسی کیا ہے, آپ کی باقی کے اینکرز کیسے ہیں. تو صرف ایک اینکر کو, ایک پروگرام کو صرف اس لیے اس میں کرنا یا اینکر پہ دباؤ ڈالنا کہ ریٹنگ نہیں آ رہی ہے, تو میرا خیال ہے یہ اینکر کے ساتھ بھی ناانصافی ہے. اس سے پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ریٹنگ کے چکر میں آپ کی پرفارمنس مزید خراب ہوتی ہے. جس طرح رؤف صاحب نے کہا کہ یہ چینل کی ریٹنگ ہوتی ہے, اینکر کی ریٹنگ اس طرح نہیں ہوتی ہے. کامران خان کی بڑی خوبصورت مثال دی ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ شاید کامران خان ہیں تو جیو ہے, بٹ اس ادارے نے بتایا کہ ریٹنگ ادارے سے ہوتی ہے, دوسرا شخص آیا اس نے اسی طرح سے اچھے طریقے سے اس کو ریپلیس کیا, بلکہ وہ ریٹنگ میں نمبر میرے خیال میں وہ پوائنٹس میں شاید اس سے بھی زیادہ آگے چلے گئے ہیں. اور میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو کہ حامد میر پہ پابندی لگ گئی, درمیان میں جنید نے وہ پروگرام کیا اور ریٹنگ اس کی وہی تھی نمبر 1. اور جب اینکر ایک اور چینل پر گیا, حامد میر جو ہیں وہ چھوڑ کے اور وہ جی این این پہ چلے گئے, تو ان کی ریٹنگ ٹھوس تھی, بالکل فلاپ ہو گیا پروگرام, ان کو چھوڑ کے واپس آنا پڑا. سر تو باقی چینلز کو اس میں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کہا کوالٹی آف چینل بہتر ہونا چاہیے, باقی چینلز کیسے پھر اپنی کوالٹی پر کام کریں؟ وہ تو سارا ملبہ اینکرز پہ آ جاتا ہے.
नहीं, आप चैनल्स को अपने ऊपर बहुत, जैसे मैंने अभी और कैंपेनिंग अब तो स्ट्रेटजी इतने है। चैनल्स हैं, मैं सोचती हूँ लोग भी किस चैनल को देखें सर। लोग ज़्यादा सोशल मीडिया देखना पसंद आप करते देखो ना, आप कोई तो प्लानिंग, कोई तो स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे, जैसे मैंने कहा कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी एक अच्छी चीज़ है, इसको फॉलो किया जा सकता है। अच्छा, इसी तरह से आप अब एक और बड़ी चीज़ है, ये वजाहत भी इसको जानते होंगे कि जो आपके गेस्ट्स हैं वो भी इतने चालाक हो गए हैं कि वो छोटे चैनल या कम रेटिंग वाले चैनल के ऊपर जाते ही नहीं हैं। जाते ही नहीं हैं। वो कह रहे हैं जी आपकी Insult समझते हैं तो आपकी तो टीआरपी बहुत अच्छी नहीं है, तो लिहाजा मैं नहीं आता, मतलब उसके ऊपर दूसरे दर्जे या तीसरे दर्जे के जो आप गेस्ट ले हैं उनके साथ लेके आप वही टॉपिक जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो नेचुरल है वो आपका वो। सर बड़ा मुख्तसर सा कि अब आने वाले वक्त में फिर आप मीडिया के मतलब इतने चैनल्स हो गए और अभी भी बहुत से चैनल पाइपलाइन में हैं, क्या आप मामला देखते हैं, मतलब अब लोग भी उस तरह से चैनल्स देखना, पॉलिटिक्स देखना, हर टाइम खबरें देखना नहीं पसंद करते, तो मीडिया का आने वाले वक्त में आप क्या देखते हैं, हालात मजीद क्या देखते हैं, सर्वाइवल के लिए मीडिया चैनल्स को क्या करने की ज़रूरत होगी? क्विकली बताइएगा, फिर मैंने क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ जाना है। मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल वक्त है एक लिहाज से देखा जाए तो। सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर होता चला जा रहा है और सोशल मीडिया के साथ लोग अब छोटे छोटे चंक्स को ज़्यादा देखते हैं, लंबे प्रोग्राम, लंबे वो उसमें मतलब वो नहीं देखना चाहते। तो उसके बावजूद यानी अगर आप यानी अपनी, फिर मैं वही कहूँगा, अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजी में कोई चीज़ें ऐसी करें, कोई इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएँ और उसको करें। तो जैसे जियो ने किया था, बिल्कुल ज़ाहिर है उसमें से वो निकल के आ गया था ऊपर, या अभी भी आप दूसरे नंबर के ऊपर ARY चल रहा होता है, तीसरे नंबर पे दुनिया चल रहा होता है, तो कुछ तो है ना, कुछ तो है, बिल्कुल। सो मेरे ख्याल में यस, कंटेंट पर और ओवरऑल प्लानिंग पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। वजाहत, ईद के हवाले से एक मुख्तसर सा पैगाम हमारे देखने वालों के नाम। ईद का जिस तरह मतलब ही खुशी का है, और वो खुशी तब तक आपकी अधूरी होती है जब तक आपके प्यारे आपकी खुशियों में शरीक नहीं होते हैं। तो मैं तो यही हमेशा हर ईद पे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे जो व्यूवर्स होते हैं कि ये अनाएँ, ये नफ़रतें, ये इनकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो लिहाजा जो आपसे रूठे हैं, जो आपके प्यारे आपसे नाराज़ हैं, आप उनको मनाएं। बिल्कुल, आप अना का मसला ना बनाएं। वो अगर आपके पास नहीं आते, आप चल के उनके पास चले जाएं। ईद तो नाम ही दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करने का है। और बाकी मैं ये कहूँगा कि जिनके प्यारे इस दुनिया में नहीं रहे हैं, ईद तो अपनों से होती है। इस तरह रऊफ साहब के बेटे को अल्लाह जन्नत में जगह दे। आमीन, आमीन। मेरे मामू भी इस साल उनकी डेथ हुई, आपके नाना अबू की। तो ये अपनों को याद करने का नाम होता है। मुख्तसर सी ज़िंदगी है, बजाय कि हम कुदरतें, अदावतें पालें, तो सबको खुशियों में शरीक करें, तभी हमारी ईद दोबाला हो सकती है। बिल्कुल ठीक, बहुत खूबसूरत पैगाम। सर, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? हाँ, मैं भी बिल्कुल वजाहत की तरह ये है कि मोहब्बतें बांटें, और ईद वाले दिन भी आप ये देखिए कि मैंने गेन क्या किया है। सारा वक्त तो ये नहीं होता कि आप गुल बड़ा मचाते रहेंगे, या मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं। अब मैं बहुत से नौजवान बच्चे ऐसे हैं जिनसे मैं पूछता हूँ तुम क्या करते हो, वो कहते ईद का दिन तो सोने के लिए होता है, सारा दिन सारे रात जागते हैं, चांद रात पे जागते हैं। हालांकि ये एंजॉय करने का दिन है, एंजॉय करने का दिन है। बाहर निकलें, आप ज़रूरी नहीं कि मतलब साइलेंसर निकाल के और हुल्लड़बाजी करें, अपने रिश्तेदारों को मुहासबा करें। आप कह रहे हैं कि क्या गेन क्या किया, और फिर अपना मुहासबा भी करें। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारी ईद ट्रांसमिशन का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, और जो पैगाम हमारे गेस्ट ने आप तक पहुंचाया, उम्मीद करते हैं कि आप इस पर अमल करेंगे। खुशियों को खुद भी इंजॉय करें, लेकिन खुशियों को दूसरों के साथ भी सेलिब्रेट करें, और इस मौके का भरपूर अंदाज में जो है वो फ़ायदा उठाएं। हम सब की तरफ से आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच वजाहत फॉर बीइंग विद अस। रऊफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।